नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो दोस्तों, अगर जिसके इरादे में दम है उसके सामने मंजिल भी झुक जाएगी। और मैं जानता हूँ कि आपके इरादों में वो दम है, वो ताकत है कि आप अपनी मंजिल को अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से झुका सकते हैं। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर कहिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी पृथ्वी गोल गोल लड्डू की तरह दिखती है। और इस पृथ्वी की अगर हम त्रिकोणीय चाप काटें तो उसमें अलग अलग प्रकार की परतें दिखाई देती हैं। तो उन्हीं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये रहा हमारी पृथ्वी का चित्र। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी एक काट काटी गई है। इसमें अलग अलग रेड कलर, हल्का येलोइस इस कलर से दिखाया गया है। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी की आकृति को भू आप कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की आकृति होती है वो पूरी तरह गोल भी नहीं है, पूरी तरह चपटी भी नहीं है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? भू आप यानी जियोइड कहते हैं। आगे बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा तीसरा तीसरा ग्रह है। और मात्र पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। आगे बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज की तरह होती है। यानी जैसे प्याज होता है, एक परत निकालो, दूसरी परत निकालो, तीसरी परत, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी होती है। इसमें आप एक परत निकालोगे, उसके बाद दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी परत, इस तरह से परतों परतों से मिलकर बनी हुई है हमारी पृथ्वी। आगे बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। तो सबसे पहला है भूपर्पटी, फिर है मेंटल, उसके बाद है कोर। और भूपर्टी को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, मेंटल को मेंटल बोलते हैं और क्रोड को कोर बोलते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सबसे पहले पृथ्वी के आयाम जान लें कि पृथ्वी हमारा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी एक दहकता गोला था। लेकिन धीरे धीरे ठंडी हुई। लेकिन इतनी ठंडी आज भी नहीं। इसके अंतर यानी जो कोर वाला एरिया है वहाँ पर आज भी तरल अवस्था में चीज़ें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी है लेकिन अंदर से आज भी गर्म है। आगे बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तो सबसे पहली परत जो आती है वो है भूपर्पटी। तो सबसे पहले हम भूपर्पटी के बारे में देखेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी में सबसे ऊपर परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और जो भूपर्पटी होती है इसका निर्माण मुख्य रूप से किन चीज़ों से होता है तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। यह पृथ्वी की सबसे पतली और सबसे ठोस परत होती है। यानी जो भूपर्टी है यह सबसे पतली है और सबसे ठोस है। आगे देखें तो समुद्र के किनारे 4 से 7 किलोमीटर मोटी तथा महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर मोटी तथा पर्वतों पर 70 किलोमीटर मोटी तक पाई जाती है। यानी जो हमारी भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट है उस समुद्र के किनारे, जो समुद्र के तलहटी वाले क्षेत्र हैं वहां पर लगभग 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर तथा पर्वतों पर लगभग 70 किलोमीटर मोटी होती है। चट्टानें और मिट्टियाँ इसकी ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। यानी जो हमारी भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, ठीक है, चट्टानें और मिट्टियाँ उसकी ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। और इसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसे सियोल भी कहा जाता है। यानी जो भूपर्पटी है जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे जीव जंतु रहते हैं, हम लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस धातु की अधिकता है? वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सिलिका यानी बालू और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सियाल है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ इधर कुछ कॉलम में भी दिया गया है कि भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं। यानी जो भूपर्पटी है और जो इसके नीचे वाली परत मेंटल है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। ठीक है, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी रहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिथोस्फीयर। और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक होती है। इधर देख लेते हैं तो यह है पृथ्वी, गोल गोल लड्डू जैसी हमारी पृथ्वी है। इसकी ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी। उसके बाद है
मेंटल, मेंटल के बाद है कोर। अब ऐसे इसकी काट काटी गई है, तो ये त्रिकोणीय काट है दोस्तों। ऐसे अगर कल्पना करो कि ऐसे अगर पृथ्वी की काट काटी जाए तो वहाँ पर हमको ऐसी ही संरचनाएं दिखाई देंगी, यानी इसी प्रकार से हमारी आंतरिक पृथ्वी दिखेगी। उसके बाद आगे बात करेंगे मेंटल के बारे में, तो ये है हमारी दूसरी परत मेंटल। भूपर्पटी के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। यानी जो हमारी भूपर्पटी है उसके अंदर सर्वाधिक मोटी परत जो है वो कौन सी है, हमारी मेंटल है। यह 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। यानी जो भूपर्पटी के बाद परत है मेंटल, मेंटल कितनी गहराई तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक। ये देखो, ये जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो हरा वाला पार्ट है वो है भूपर्पटी, जो लाल लाल दिख रहा है वो है मेंटल, और मेंटल की मोटाई देखो कितनी अधिक है। आगे बात करें तो मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यानी जो मेंटल होता है वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग होती है जिसे मोहो असतता यानी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसकी खोज मोहोरोविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ पर समझ लो, यानी जिन्होंने खोज की उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। तो मोहो यानी ये जो मेंटल और भूपर्पटी के बाद बीच में जो परत है वो क्या है, मोह माया की परत है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मोह। क्योंकि यहीं पर हम सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे खेती बाड़ी करते हैं, तो मोह माया की परत है, इसलिए इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, मोहरोविक परत या मोहरोविक असतत या मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। आगे है सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस परत को सीमा कहा जाता है। यानी जो पहले वाली परत थी उसको क्या कहते थे, सियाल कहते थे, क्योंकि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता थी, और यहाँ पर किसकी अधिकता है, यहाँ पर है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो सियाल सीमा, अगली परत को निफे कहते हैं। तो अब देख लेते हैं क्रोड के बारे में। तो ये है हमारी क्रोड, और क्रोड के बारे में सब जानेंगे। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका सबसे भीतरी भाग जो है उसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्रोड को दो भागों में विभाजित करते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। यानी जो क्रोड है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये पॉइंट आपके लिए समझने वाला है। जो बाह्य क्रोड है वो तो तरल अवस्था में है, लेकिन जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। निकिल तथा लोहे की अधिकता के कारण इसे निफे कहा जाता है। तो यहाँ पर किन चीज़ों की अधिकता पाई जाती है, तो यहाँ पर निकिल और लोहे की अधिकता होती है, ठीक। इसलिए, और ये भारी धातु होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। तो अब तीनों परतें हो गई। सबसे पहले थी क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और क्रोड को निफे कहते हैं। आगे बात करेंगे चट्टानों के बारे में। तो चट्टानें या सेल, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं रॉक्स। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ हैं। यानी जो सेल या चट्टानें हैं, ठीक, वो खनिजों के मिश्रण से बनती हैं। विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। इनकी आकृतियाँ, आकार, रंग रूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ जैसी होगी वहाँ पर उसका रंग रूप उसी प्रकार का होगा। ये पत्थर की तरह कठोर व रेत की तरह मुलायम भी होते हैं। यानी जो चट्टानें होती हैं वो पत्थर की तरह कठोर व रेत की तरह मुलायम भी होती हैं। आगे बात करें तो निर्माण के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं। यानी जो चट्टानें होती हैं निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। तो शैल के प्रकार, और आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और रूपांतरित शैलें। यानी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अब बात करेंगे आग्नेय चट्टानों या आग्नेय शैलों के बारे में। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। यानी आग्नेय चट्टानें जो हैं वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बनी है, इग्निस शब्द से। अब से एग्जाम में पूछा जाता है कि आग्नेय शैल किस भाषा से ली गई है, तो आग्नेय शैल लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है आग। जिसका अर्थ क्या होता है, आग। ज्वालामुखी विस्फोट के समय ज्वालामुखी से निकले ठंडे लावे से निर्मित चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेब्रो, डायोराइट। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी एक दहकता आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे ठंडी होती गई। लेकिन इसका जो अंदर कोर वाला इलाका है वो आज भी बहुत गर्म है, और उसके अंदर बहुत सारी धातुएं, बहुत सारे खनिज भरे हुए हैं। जब उनके अंदर गैसें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो जहाँ पर हल्की
नरम परत होती है वहाँ से वो विस्फोट के रूप में ऊपर निकलते हैं। इसको कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। और इस ज्वालामुखी के साथ में अंदर का लावा जो होता है, जिसे हम अंदर जले रहते हैं, वो मैग्मा कहलाता है। जब वो बाहर निकल आता है तो लावा कहा जाता है। वो निकलता है, वो ठंडा होकर जम जाता है। उसी से जो परतें बनती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आग्नेय परतें या आग्नेय चट्टानें या आग्नेय शैलें। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना है। यानी जो भारत का दक्षिण का पठार है वो अक्सर किन शैलों से बना है, तो आग्नेय शैलों से बना है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बात करें आग्नेय शैलों की विशेषताएं। तो आग्नेय शैलों की कुछ विशेषताएं होती हैं। आग्नेय शैलें कठोर तथा इनका अपरदन कम होता है। यानी आग्नेय शैलें जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं और इनका अपरदन यानी जल वायु हवा के द्वारा ये बहुत कम टूटती फूटती हैं। ये शैलें रवेदार एवं दानेदार होती हैं। जो आग्नेय शैली होती हैं रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती। सबसे इनकी खास विशेषता यही है कि जो आग्नेय शैलें होती हैं इनमें परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, ये पूरी ठोस होती हैं और इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये लावे से बनते हैं। लावा दहकती रूप अवस्था में निकलता है तो इसमें जीवाश्म होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। आग्नेय शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है क्योंकि जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है वहाँ पर आग्नेय शैलों की अधिकता पाई जाती है। आग्नेय शैलों में सोना चांदी लोहा अभ्रक आदि खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि ये सारे खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। और जब अंदर से ही जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है, ठंडा होकर लावा हो जाता है, तो उसमें सोना चांदी लोहा तांबा ये बहुत सारी धातुएं जो हैं ये उसी में पाई जाती हैं। तो ये हैं आग्नेय चट्टानों के कुछ चित्र। तो आप देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें किस प्रकार होती हैं। आगे बात करें परतदार या अवसादी चट्टानें, परतदार या अवसादी शैल। आपने तो इसके बारे में देखते हैं कि आपने बरसात में बहते हुए पानी को देखा होगा। जब पानी के साथ कंकड़ मिट्टी पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़ मिट्टी पौधों की पत्तियां घास आदि जमीन में जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार परतदार चट्टानों या अवसादी चट्टानों का मलबा जमा होने के कारण इनका निर्माण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन बहता पानी या हिमानी अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर तक होती है। धरातल के 3/4 भाग में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। कहने का मतलब यह है जो भी जितना भी धरातल है उसमें 3/4 भाग में क्या है, परतदार चट्टानें हैं। लोयस का जमा वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर दिया है लोयस, यानी जो लोयस है इसका जो जमा होता है वो किससे होता है, हवा के द्वारा होता है। ये परतदार चट्टान का सबसे बढ़िया उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। यानी हिमालय हमारा कैसा है, वलित पर्वत है, तो इसमें भी वलय यानी परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर स्लेट चूने का पत्थर कोयला खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। तो बलुआ पत्थर कोयला हो गया खड़िया हो गया ये सब किसके हैं, तो ये परतदार चट्टानों के उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं परतदार चट्टानों या अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि जीवाश्म इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमने अभी बताया कि जब बहता हुआ पानी उसमें पेड़ पौधे की पत्तियां जीव जंतु जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब उसी में परत दर परत जम जाते हैं नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं और जहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं वहीं पर जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों से निकलता है, तो पेट्रोलियम अवसादी या परतदार चट्टानों से निकाला जाता है। परतदार चट्टानों में परतें पाई जाती हैं परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते हैं। परतदार चट्टानों में खनिज तेल कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। यानी जो परतदार चट्टानें होती हैं इनमें खनिज तेल कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। परत शैल प्रायः मुलायम होती हैं। यानी परतदार जो शैलें होती हैं प्रायः कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। यानी ये आग्नेय चट्टानों की तरह कठोर नहीं होती हैं। आगे बात करें रूपांतरित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप से परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। यानी जो रूपांतरित चट्टानें हुए ये आग्नेय शैलें या परतदार शैलों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं।
अग्नेय सेल व परतदार सेल में ताप व दाब के परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। यानी जब अग्नेय सेलें या परतदार सेलों में ताप और दाब के कारण में जो परिवर्तन हो जाता है उसी से क्या बनता है, रूपांतरित या परिवर्तित सेलें बनती हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से ईंट का बनना, यानी जब कच्ची ईंट मिट्टी से ईंट बनाई जाती है फिर इसको पकाया जाता है तो कठोर हो जाती है, उसी प्रकार ये रूपांतरित सेल का उदाहरण है। आगरा के ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो कि एक रूपांतरित सेल का उदाहरण है। यानी आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और सफ़ेद संगमरमर किसका बना हुआ है, तो रूपांतरित सेल का बना हुआ है। आगे देख लेते हैं कुछ मूल चट्टानें हैं और उनसे कौन सी चट्टान बनती है। तो ग्रेनाइट से क्या बनती है, रूपांतरित चट्टान में नीस बनती है। ठीक है, बालू का पत्थर इससे बनता है क्वार्टजाइट, चूना पत्थर इससे बनता है संगमरमर, और कोयले से हीरा और ग्रेफाइट बनता है। आगे है रूपांतरित सेल की विशेषताएं। तो रूपांतरित चट्टानें दाब और ताप के द्वारा बनती हैं, यानी जब दाब और ताप में कोई परिवर्तन होता है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती हैं। यानी जो रूपांतरित चट्टानें हैं ये अत्यधिक कठोर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें दाब और ताप के कारण बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। यानी जो रूपांतरित चट्टानें हैं इन्हीं से क्या बना है, संगमरमर बना है, इन्हीं से हीरा बनता है, इन्हीं से नीलम, माणिक जैसी बहुमूल्य वस्तुएं भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।